अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नेम। कहते हैं मादे की मैकेनिकल खसूसियात। मादा ऐसी चीज़ को बोलते हैं बच्चे, अगर कहीं उसको कहीं रखा जाए तो उसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई ना कोई जगह घेरता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई गेंद है। अब इस गेंद को मैं कहीं पे रख देती हूँ तो इसका कोई ना कोई मैस भी होगा और यहाँ पे इसने कोई ना कोई जगह भी घेरी होगी जहाँ पे इसको रखा होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मैस भी होता है और वो कोई ना कोई जगह भी घेरता है, उसको हम नाम देते हैं मादा का। तो कहते हैं मादे की मैकेनिकल खसूसियात है कि अगर आप मादे के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो किस तरह से उसकी तब्दीलियां उसमें आती हैं, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल खसूसियात। तो आज इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मादा की मैकेनिकल खसूसियात कौन सी होती है। मतलब अगर आप मादे के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो तो किस तरह से उसमें तब्दीली वाक़या होती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, उसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। कहते हैं हमें पता है हमारी इर्द गिर्द जो है हर चीज़ मादे से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द वो हर चीज़ का मैस भी है, वो कोई ना कोई जगह भी घेरती है। जैसे आपके इर्द गिर्द शेयर्स पड़ी होंगी, कोई टेबल पड़ा होगा, कोई चारपाई पड़ी होगी, कोई बुक पड़ी होगी, तो हर चीज़ का कोई ना कोई मैस भी है और वो जगह भी घेरी है। मतलब हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो मादे से मिलकर बनी हुई है। कहते हैं यूजुअली जो हमारे आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द जो है मादा तीन हालतों में पाया जाता है। कौन कौन सी? ठोस में, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, बुक की दी है, बैग की दी है, आपको पेन की दी है। तो इसके अलावा माया, जैसे आप पानी वगैरह पीते हैं, जूसेस वगैरह पीते हैं। और इसके अलावा गैसेस, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहते हैं हमारा इर्द गिर्द जो मादा है ना, वो इन तीन हालतों में पाया जाता है। कौन कौन सी? ठोस, माया और गैस। अब कहते हैं ये हालतें जो है ये डिफरेंट क्यों होती हैं? कहते हैं ये जो हमारे पास ये हालतें इसलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये हालतें जो है ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ें हैं उनके दरमियान फोर्स, कशिश की फोर्स कितनी है। अगर एटम्स के दरमियान कशिश की फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, मतलब दो एटम्स है किसी मादे में, उनके दरमियान जो फोर्स है कशिश की वो बड़ी ज़्यादा कुव्वत के साथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो वो मजबूती के साथ जुड़े होंगे, तो वो हमारे पास बच्चे ठोस होती हैं। और अगर थोड़ी जो इनके दरमियान कशिश की फोर्स थोड़ी कमज़ोर है तो हम कहते हैं वो माया। अगर बिल्कुल बहुत कमज़ोर है, कोई एक एटम इधर है, कोई दूसरा एटम दूर है, मतलब कशिश की फोर्स इनके दरमियान बहुत कम है, तो वो माया के गैस की हालत में होंगे। तो कहते हैं ये जो तीन हालतें हैं ये बेसिकली किसके ऊपर इसका इन्हिसार है? ये कशिश की फोर्स के सबब होती हैं। और ये कशिश की फोर्स किसके दरमियान पाई जाती है? ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स पाई जाती है, इसकी वजह से होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है कि मादा जो है हमारे पास उसकी कौन कितनी हालतें होती हैं? उसकी तीन हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। और ये हालतें क्यों होती हैं? ये हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की फोर्स होती है ना, उसकी वजह से होती है। अगर कशिश की फोर्स बहुत ज़्यादा होगी तो हालत ठोस होगी, मतलब उसके अलावा अगर थोड़ी कमज़ोर होगी तो माया होगी, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी एटम्स के दरमियान कशिश की हालत, तो वो गैस होगी। तो आपने इस पूरे लाइन पैसेज में से सिर्फ ये दो लाइनें करनी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मादे की कितनी हालतें हैं और ये हालतें क्यों होती हैं? ये बेसिकली कशिश की फोर्स की वजह से होती है। आगे कहते हैं मादे की बुनियादी खसूसियात हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हमने सिर्फ इसको भी देखना है। इस बाब में हम मादे की इन मैकेनिकल खसूसियात पर बहस करेंगे जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में किसी मटीरियल को मुफीद मकासद के इस्तेमाल में इंतहाई अहमियत का हामिल है। कहते हैं इस सारे चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल खसूसियात पढ़ेंगे कि अगर हम मादे के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो किस तरह से उसमें तब्दीली आती है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ये दो लाइनें सिर्फ बता रहे हैं, हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं इसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अगर फोर्स लगाई जाए तो ठोस चीज़ों में किस तरह की तब्दीली आती है, किस तरह से उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। डेंसिटी पढ़ेंगे क्या होता है, प्रेशर पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये दो लाइनें करनी है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास से कहते हैं ठोस अशिया में बिगाड़ है। डिफॉर्मेशन मतलब बिगाड़ का मतलब है शक्ल तब्दील हो जाना। कि अगर आपके पास ठोस अशिया है उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कैसे तब्दीली या उनकी कैसे शक्ल बिगड़ जाती है। तो हम डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। कहते हैं हमने मुशाहिदा किया कि अगर आप किसी जिस्म पर कोई बैरूनी फोर्स लगाते हैं उसका साइज या शक्ल तब्दील हो जाती है, तो ऐसी फोर्स बिगाड़ने वाली फोर्स कहलाती है। तो बच्चे ये हमारे पास 2 नंबर की एक मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है कि बिगाड़ने वाली फोर्स कौन सी होती है। कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगाने से उसकी शक्ल या साइज तब्दील हो जाए तो हम कहते हैं वो बिगाड़ने वाली फोर्स। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाते हो तो या तो उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है लंबाई का बढ़ना, या फिर दबाव की वजह से इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, और हम कहते हैं ये वाली जो फोर्स होगी ये हमारे पास क्या होगी? ये फोर्स बिगाड़ने वाली फोर्स होगी। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये एक स्प्रिंग था, अगर आप इसके दोनों साइडों पे इसको पकड़ के कंप्रेस दबाना शुरू कर दो तो हमारे पास इसका जो कह लें साइज है वो छोटा हो जाएगा, हम कहते हैं ये कंप्रेस हो गया।
अगर आप इसको दोनों साइडों से पकड़ के खींचना शुरू कर दो, ऊपर की तरफ खींचना है, इसको ऊपर खींचो, इसको नीचे खींचो, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये मेरे पास स्ट्रेस्ड है, एक्सटेंशन हो गई। इसमें एक्सटेंशन का मतलब है साइज बढ़ गया, कंप्रेस्ड का मतलब है साइज कम हो गया। तो आपने फोर्स लगा के इसकी शक्ल तब्दील कर दी है। पहले इसका साइज ये था, अगर आप इसको दोनों साइडों से दबाते हो अंदर की तरफ तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। अगर दोनों साइडों से पकड़ के उसको खींचते हो तो इसका साइज लंबा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन हो गई है। ठीक है, तो उसको आप कंप्रेशन मतलब दबाव भी कर सकते हो, एक्सटेंशन और उस तरह से भी कर सकते हैं। कहते हैं अगर इन दो फोर्सेस को, या ये जो आप उसको दबा रहे हो या उसको लंबा कर रहे हो, अगर इसको छोड़ दी, फोर्स खत्म कर दी जाए, उसको छोड़ दिया जाए हाथों से, तो आपका जो स्प्रिंग है वो असली हालत में वापस आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसको दबाया हुआ है ना, दोनों साइडों से इसको छोटा किया हुआ है, तो अगर आप इसको छोड़ देते हो हाथों से तो ये स्प्रिंग क्या होगा, अपनी इसी हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं आपने एक रबड़ है, पुन्नी है, आपने उसको खींचा हुआ है, तो जब आप उसको खींचते हो तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, और जब उसको छोड़ देते हो तो अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। जैसे आप लोग बच्चों ने अक्सर देखा होगा पोनियां पहनी होती, तो ये पोनी अगर इसको दोनों हाथों से पकड़ के खींचते हो तो बच्चों इसका साइज लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ देते हो तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की वजह से अगर उसकी शक्ल तब्दील हो रही है तो वो फोर्स हमारे पास कौन सी होगी, बिगाड़ने वाली फोर्स होगी। तो ये इसकी कह लें तारीफ है यहाँ तक, और ये साथ में एक मिसाल दे सकते हैं। ये एक दूसरी मिसाल है, इसको करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी तो भी ओके। आगे हमारे पास कहते हैं एक मिसाल है, जब एक टेनिस बॉल को रैकेट से शॉट लगाई जाती है तो टेनिस बॉल की शक्ल और रैकेट के तंदियों में शक्ल बिगड़ जाती है या मुड़ जाती है। कहते हैं ये एक रैकेट है जिसके साथ आपके पास बॉल टकरा रही है। जब ये बॉल यहाँ पे आकर टकराती है तो ये इसकी जो तंदियां ना, ये मेरे पास इसकी शक्ल बिगड़ जाती है। अगर मैं इसको इसी क्लियर पिक्चर दिखाऊं आपको, तो ये देखें, जब ये बॉल जाके इसके साथ टकराती है ना, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाती है, इसकी जो जाली होती है, तो इसकी शक्ल में तब्दीली आ जाती है, इसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा हो जाता है। ठीक है, और जब ये बॉल यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी तो ये जो हमारे पास इसकी जाली है दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी। तो ये हम कहते हैं ये इसमें बिगाड़ पैदा हुआ है जब वो बॉल इसके साथ जाकर टकराई है। तो कहते हैं रैकेट से बाल उछलने के बाद वो अपनी असली हालत में, मतलब वो जो रैकेट है ये अपनी असली हालत में, इसकी जाली वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे एक और तारीफ है, कहते हैं अगर किसी शय पर से बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स को हटा दिया जाए, वो अपनी असली हालत में वापस आ जाए, तो ऐसी शय को क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। तो इलास्टिक की डेफिनेशन है, कोई भी ऐसी चीज अगर उसमें जो आपने फोर्स लगाई है वो फोर्स हटाने पे वो अपनी असली हालत या साइज में वापस आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, इलास्टिक होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, जो ये बॉल है ये इसके साथ जाकर टकरा के वापस आएगी तो ये रैकेट अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको ये स्प्रिंग की दिखाई थी कि अगर आप स्प्रिंग के दोनों साइडों से हटा देते हो, हाथ को यहाँ से उठा लेते हो तो स्प्रिंग अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसी तरह से आपको मैंने एक कोनी की एग्जांपल दिखाई थी, ये इसको छोड़ दोगे तो ये भी असली हालत में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें मेरे पास क्या है, इलास्टिक है। तो ऐसी लचकदार है। ठीक है, उर्दू में इसको लचकदार बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको इलास्टिक बोलते हैं। और मादे की एक खसूसियात जिसकी वजह से वो अपनी असली हालत में वापस आ जाती है, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अगर वो लचकदार की इलास्टिक की डेफिनेशन पूछे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर वो आपसे इलास्टिसिटी की पूछे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछ ली जाती है। कहते हैं इस खसूसियत की बदौलत हम किसी भी चीज से मटीरियल की मजबूती और फोर्स के जरिए हमें बिगाड़ का तयन कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि अगर हमें किसी जिस्म का इलास्टिसिटी का पता होना तो हमें ये पता चल सकता है कि कोई जिस्म जो है वो कितना मजबूत है। मैं अगर उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो वो कितनी फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं कि फोर्स हटाने के बाद वो वापस आ जाए। अगर वो वापस आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा वो इतनी फोर्स को, इतनी कह लें कि फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, इतनी फोर्स है, उसमें बिगाड़ जो है वो पक्का पक्का नहीं आएगा, मतलब वो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा फोर्स को खत्म करने पे। कहते हैं ज्यादातर मटेरियल्स, अच्छा ये लाइन याद रखिएगा, इलास्टिसिटी को हम क्यों यूज करते हैं, इससे हम किसी भी जिस्म की मजबूती और फोर्स के ज़ेरे अमल बिगाड़ का तयन कर सकते हैं कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो कितनी उसमें बिगाड़ पैदा आएगा, और अगर फोर्स हटा देते हो तो अगर वो वापस आ जाती है तो वो कितनी उसमें फोर्स बर्दाश्त करने की सलाहियत है। ठीक है, कहते हैं ज्यादातर मटेरियल्स किसी हद तक, खास हद तक के लचकदार होते हैं, जैसे इनकी लचक की हद या इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। कहते हैं कह लें एक हद तक लचकदार होते हैं, अगर उससे ज्यादा उसको खींचोगे ना तो वो हमारे पास क्या होगी, उसमें तब्दीली मुश्किल हो जाएगी, फिर उसको छोड़ने पे भी वो वापस अपनी असली हालत में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा अक्सर बच्चियां जब पोनी पहनती हैं ये वाली, अगर इसको ज्यादा देर तक खींचे ना तो ये एक साइड से ना बड़ी थिन सी हो जाती है, मतलब बड़ी पतली हो जाती है।
तो अगर उसको वापस छोड़ भी दोगे ना तो वो लूज हो गई होती है, वो अपनी असली हालत में नहीं आती अगर ज्यादा दफा उसको खींचते रहे हो, ज्यादा देर तक उसके ऊपर फोर्स लगाते रहोगे। तो हम कहते हैं वो आपके पास मुस्तकिल उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, वो मुस्तकिल अपनी असली हालत में वापस नहीं आती। तो कहते हैं तब बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स हटाने के बाद भी अपनी असली हालत में वापस नहीं आती। तो उस खास हद तक जो आप फोर्स कह लें कि लिमिट है, फोर्स उससे ज्यादा लगाओगे तो वो उसमें जो तब्दीली है वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लचक की लिमिट या इलास्टिक लिमिट किसको कहा जाता है कि हमारे पास एक लिमिट तक, एक हद तक जो है चीजें लचकदार होती हैं, उससे ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो उसमें तब्दीली पैदा हो जाएगी। तो वो जो एक लिमिट तक, एक हद तक जो लचकदार है, उस लिमिट को, उस हद को आप इलास्टिक लिमिट कहते हो। या अच्छा इतनी फोर्स तक तो वो इलास्टिक रहेगी, मतलब मैं उसको छोड़ दूंगी तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन अगर उससे थोड़ी सी भी फोर्स लगाऊंगी तो वो हमारे पास क्या होगी, उसमें तब्दीली मुस्तकिल हो जाएगी, वो वापस अपनी असली हालत में नहीं आएगी। अच्छा ये सारा पैसेज है बच्चे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आपने इस सब में करना क्या है, ये जो मैंने पहली 2 लाइनें आपको हाईलाइट करवाई हैं, सिर्फ ये करनी है कि मादे की कौन सी हालतें होती हैं और क्यों होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाई है बिगाड़ने वाली फोर्स कौन सी होती है। इसके अलावा मैंने आपको डेफिनेशन कराई है इलास्टिक की और इलास्टिसिटी की, और इलास्टिसिटी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इससे हमें पता चल जाता है किसी भी मटेरियल की मजबूती का। इसके अलावा हमारे पास एक डेफिनेशन है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कि एक खास हद तक हमारे पास जो जिस्म में लचक होती है, अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसमें तब्दीली आ जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।